हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ में फर्स्ट चैप्टर 11 का भी फर्स्ट चैप्टर है और 12th का भी फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन और फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं बेटा कि क्रमिक युग्म या ऑर्डर पेयर क्या होता है। मान लेते हैं बेटा कोई दो सेट है, कोई दो समुच्चय है, एक समुच्चय ए है इसके और एक समुच्चय बी है। कोई दो समुच्चय है, दो सेट है। ये सेट ए के जो एलिमेंट हैं, मान लेते हैं सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में ए बी सी है। दो सेट हो गए, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में ए बी सी है। तो पहले इसका हम लोग बेटा कार्टेशियन फैक्टर देखें, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन पहले देखें क्या होता है। कार्तीय गुणन पहले इसका ज्ञात करें। तो कार्तीय गुणन में क्या होता है बेटा, पहला सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी। तो ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी अगर करें तो देखो ए क्रॉस बी का मतलब कि पहले 1 है, इस 1 का रिलेशन ए से होगा, 1 का रिलेशन बी से होगा और 1 का रिलेशन सी से होगा। तो देखो ये बनेगा, एक आपका बनेगा 1a, फिर 1b, फिर 1c। वैसे 2 का रिलेशन ए से होगा, 2 का रिलेशन बी से होगा, 2 का रिलेशन सी से होगा। तो ये हो जाएगा 2a, 2b, 2c। वैसे अगर 3 का भी होगा, 3 का रिलेशन ए से होगा, 3a, 3b, 3c। तो ये जो आपका बन रहा है बेटा, ये ए क्रॉस बी है, इसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का मतलब समुच्चय ए के, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन सेट बी के साथ करा दें तो ये इसका क्या बन जाता है, आपका कार्तीय गुणन बन जाता है। और ये कार्तीय गुणन की ये जो अवयव हैं, ये पहला अवयव है पहले समुच्चय का, ये दूसरा अवयव है। तो ये आपका जो है ये क्रमिक युग्म है। यही क्या है बेटा, क्रमिक युग्म। या इसमें देखो क्रमिक युग्म क्या है, 1a, ये क्रमिक युग्म है जहाँ ये 1 जो है ये समुच्चय ए के अवयव हैं और ए क्या है, समुच्चय बी के अवयव हैं। मीन्स क्रमिक युग्म में क्या होता है बेटा, यहाँ हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्रमिक युग्म में समुच्चय ए का संबंध, समुच्चय ए का संबंध। क्रमिक युग्म में क्या होता है बेटा, समुच्चय ए का जो संबंध है वो समुच्चय बी से होता है। समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी से होता है। या ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का गुणन समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से करें तो ये सब जो बन रहे हैं ये बेटा क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं बेटा रिलेशन या संबंध क्या होता है। संबंध मीन्स किसी भी समुच्चय का जो ये कार्तीय गुणन है ए क्रॉस बी है, इसका जितना भी सबसेट होगा वो सभी इसके क्या होते हैं, संबंध होते हैं। मीन्स संबंध या रिलेशन जो होता है बेटा ये सबसेट होता है किसी भी दो समुच्चय ए क्रॉस बी का। मीन्स ये जो कार्टेशियन प्लेन में हम ए क्रॉस बी बनाए हैं, ये कार्तीय गुणनखंड, कार्तीय जो गुणन है ये किसी भी समुच्चय के का ये जो कार्तीय गुणन आया है इसका जो सबसेट होगा वो इसका क्या होता है, वही उसका रिलेशन बन जाता है, संबंध बन जाता है। मीन्स किसी भी क्रमिक युग्म में कार्तीय गुणन का जो उप समुच्चय है वही उसका क्या बन जाता है, संबंध बन जाता है। और हम जानते हैं बेटा कि एक तो ये बनेगा R इज सबसेट ऑफ 5, क्योंकि कोई भी समुच्चय हो प्रत्येक समुच्चय का एक रिक्त समुच्चय होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हो। प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय फाई होता है।
तो ये तो उप समुच्चय हो गया। और दूसरा, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय वो समुच्चय खुद ही होता है। तो एक तो आपका R सबसेट होगा, ये A क्रॉस B, इसको बोलते हैं बेटा समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय। तो ये तो हो गई बात बेटा संबंध की। अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रांत, परिसर और डोमेन। प्रांत, परिसर और डोमेन। तो देखो बेटा, पहले ये जाने कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और डोमेन क्या होता है। मीन्स इसको बोलते हैं बेटा प्रांत, परिसर और सह प्रांत। देखो बेटा, प्रांत जो होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं, परिसर रेंज होता है और सह प्रांत कोडोमेन होता है। प्रांत क्या होता है बेटा कि जो क्रमित युग्म है, जो कार्तीय गुणन में ये जो क्रमित युग्म है, इसका जो पहला एलिमेंट है ये आपका प्रांत होता है। जैसे मान लेते हैं बेटा 1A, 1B, 1A, 2B और 3C। तो इसका प्रांत क्या होगा 1 2 3। ये 1 2 3 इसका क्या होगा 1 2 3, ये तो प्रांत हो जाएगा। मीन्स क्रमित युग्म का जो पहला एलिमेंट होता है वो सब प्रांत होते हैं। जैसे इसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तो हो गया प्रांत। और परिसर क्या होता है, जो दूसरा एलिमेंट है अवयव का, जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या हो जाता है बेटा आपका परिसर हो जाता है। जैसे अब इसमें देखो कार्तीय गुणन के दूसरे एलिमेंट क्या है ABC। तो जो दूसरे एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे परिसर हो जाएंगे। दूसरे एलिमेंट का जो समुच्चय होगा वो परिसर हो जाएगा। और सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत का मतलब हमेशा जो दूसरा समुच्चय है वही सह प्रांत होता है। दो समुच्चय हैं, इसमें पहला नहीं, समुच्चय B ही प्रत्येक अवयव का जो है सह प्रांत बनता है। ये हो जाएगा आपका, ये भी क्या बनेगा ABC। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रांत किसे कहते हैं, कार्तीय गुणन के प्रांत किसे कहते हैं। ये जो कार्तीय गुणन देख रहे हो, कार्तीय गुणन के जो ये पहले अवयव हैं ये प्रांत होते हैं। कार्तीय गुणन के ये जो दूसरे अवयव हैं ये परिसर होते हैं। सह प्रांत क्या होता है कि दो समुच्चय में हमेशा जो दूसरा समुच्चय है, जो सेट B है, वही उसका क्या होता है सह प्रांत होता है। तो ये तो हो गया आपका बेटा डोमेन, ये हो गया रेंज और ये हो गया कोडोमेन। ये तो बात हो गई प्रांत, सह प्रांत और परिसर की। अगर इसमें संबंधों की संख्या पूछे कि कोई दो समुच्चय अगर है उसमें संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की अगर कुल संख्या की बात करें तो संबंधों की जो कुल संख्या होती है बेटा 2 की पावर m इंटू n होती है। संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है 2 की पावर m इंटू n। अगर हम मान लें कहें कि ये दोनों जो सेट हैं A में 1 2 3 है, B में ABC है, तो इसमें संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर, पहले में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में भी 3 हैं, तो 2 की पावर 9। ये तो हो जाएगी आपके संबंधों की संख्या हो जाएगी। ये तो बेटा हम लोग 11th में पढ़ते हैं। 11th में क्या होता था बेटा कि दो सेट होते थे, एक समुच्चय A होता था, दूसरा समुच्चय B होता था। A से B का रिलेशन क्या है पता करते थे। उसके बाद डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अब 12th में बेटा हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें दो सेट ना देके वो केवल एक सेट दे देता है। दो सेट ना देके केवल एक सेट दे दे और उसमें रिलेशन पूछेगा। जैसे मान लेते हैं बेटा कि एक कोई सेट A है 1 2 3, इस सेट का खुद से रिलेशन बनाना है। R का रिलेशन खुद से अगर हो तो देखो मान लेते हैं बेटा एक सेट है कोई
एक सेट ए दिया है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और हमें जो आर में रिलेशन दिखाना है वो ए का ए से ही दिखाना है। एक सेट है 1 2 3 और जो आर है इसका रिलेशन ए टू ए ही दिखाना है। तो इसमें क्या बनना चाहिए, इसमें होगा क्या बेटा, देखो जैसे मान लेते हैं कि दोनों एक ही सेट हैं, इनका हमें रिलेशन दिखाना है। अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होंगे। अगर 1 से रिलेशन दिखाए हम तो ये क्या होगा 1 1 1 2 1 3, 2 के साथ रखेंगे 2 1 2 2 2 3, 3 के साथ रखोगे 3 1 3 2 3 3। तो ये जो सेट बन रहा है बेटा, ये जो समुच्चय बन रहा है ये क्या है आपका, कुछ मतलब कि एक सेट का खुद से रिलेशन है। अब इसको तो हम रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये तो रोस्टर फॉर्म है। अब इसी को बेटा अगर हम सारणिक रूप में लिखना चाहें, सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं। मान लो कि एक रिलेशन कोई गिवन है हमें 1 2 और 2 3, एक रिलेशन गिवन है 1 2 और 2 3। इस रिलेशन को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना है इसी रिलेशन को, हमसे कहेगा कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, निर्माण रूप में लिखिए। अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कितने पेयर हैं। एक पेयर होता है, हमेशा जब कार्टेशियन निकालते हैं, गुणन निकालते हैं तो एक पेयर होता है। तो समुच्चय निर्माण के रूप में अगर लिखना है तो सबसे पहले रिलेशन को हम लिखेंगे एक्स वाई, एक पेयर आर्डर होता है, क्रमिक युग्म होता है, और ये सच दैट ये जो y है इक्वल है x प्लस 1 के। अब इसके लिए देखो कि एक्स वाई एक ऐसा क्रमिक युग्म है कि जो y है सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करने पे प्राप्त होता है। तो ये तो बेटा समुच्चय निर्माण रूप है। आप ये चाहते हो तो ये तो सारणिक रूप है, सिंपल फॉर्म में है। अब उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं समुच्चय के प्रकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए भी। समुच्चय के प्रकार, पहला होता बेटा स्वतुल्य समुच्चय। पहला क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। संबंधों के प्रकार जैसे रिलेशन और फंक्शन भी, ये जो 12th में सबसे ज्यादा बेटा यहीं से बनता है। फर्स्ट होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टिव रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन। अब देखो बेटा नाम से ही क्लियर है, स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से संबंध। अगर किसी समुच्चय का खुद से संबंध हो तो कैसे समुच्चय बनते हैं बेटा, स्वतुल्य संबंध बनते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट ए है ये, अच्छा इसका जो फॉर्म होता है स्वतुल्य समुच्चय का, स्वतुल्य समुच्चय के लिए जो फॉर्म होता है बेटा कि ये होता है ए, ये बिलोंग्स टू आर हो, मतलब दोनों का ए और ए, ये जो संबंध ए का फर्स्ट का सेकंड से है वही रिलेशन सेकंड का फर्स्ट से हो। फॉर आर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मीन्स इसका ये मतलब हुआ, ये फार्मूला होता है, फॉर्म होता है कि मान लेते हैं बेटा कोई एक सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अब इसका खुद से रिलेशन निकालना है तो ऐसे चलो बना लेते हैं, एक है 1 2 3, दूसरा भी है 1 2 3। अब इसमें रिलेशन निकालना है, मान लेते हैं एक रिलेशन हमें गिवन है 1 1 2 2 3 3 और 1 3। अब हमें पता करना है कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। अब देखो बेटा स्वतुल्य,
संबंध के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि खुद का खुद से रिलेशन हो। यहाँ 1 है, अब इस 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए है। यहाँ 2 है, इस 2 का रिलेशन 2 से है, ये भी है। ये 3 है, इस 3 का रिलेशन 3 से भी है। तो स्वतुल्य के लिए ये होता बेटा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हों, एवरी एलिमेंट फॉर एवरी ऑल प्रत्येक एलिमेंट का जो संबंध है वो सेकेंड एलिमेंट के खुद से होना चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है। एवरी टर्म का खुद से रिलेशन तो है ही है। अब एक का नहीं है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि ये जितने भी एलिमेंट, जैसे इसमें 1 2 3 दिए थे, तो 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, और इस तीनों का तो होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई एलिमेंट ऐसे आ गए जिसका खुद से संबंध नहीं है तो उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब चलो एक और आप लोग बताइए कि क्या ये स्वतुल्य होगा या नहीं। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 1 है और 1 3 है। क्या ये स्वतुल्य होगा? स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है बेटा कि सेट ए में जितने एलिमेंट हों वो टोटल एलिमेंट खुद से बिलोंग करते हों। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ऑल, प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अब देखो इसमें 1 है, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 है, 2 का रिलेशन 2 से है, यहाँ 3 है लेकिन 3 का रिलेशन 3 से नहीं आ रहा है, जबकि कह रहा है ये एवरी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए और उसके बाद अगर कोई हो या ना हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बेटा स्वतुल्य नहीं है, लेकिन ये क्या है? स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद है हमारा संक्रामक। स्वतुल्य के बाद है बेटा सममित समुच्चय संबंध। सममित संबंध, अब नाम से ही क्लियर है, सममित संबंध। सममित संबंध इसका मतलब होता बेटा कि दो समुच्चय ऐसे होने चाहिए कि पहले का जो संबंध दूसरे से है, दूसरे का ठीक वही संबंध पहले से हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? सममित समुच्चय बोलते हैं। इसके लिए फॉर्म होता है ए बी। मान लेते हैं कोई क्रमित युग्म है, इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है, जो बिलोंग करता है, अगर ए का बी से रिलेशन है, ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। सममित संबंध, ए का जो रिश्ता बी से है वही रिश्ता बी का ए से भी होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल वैसे नॉर्मली रखो तो राम लक्ष्मण, अब इनके बीच जो रिलेशन है बेटा वो सममित है। आप ये कह सकते हो राम लक्ष्मण के भाई हैं, तो लक्ष्मण भी राम के भाई हैं। राम का जो संबंध लक्ष्मण से है, लक्ष्मण का वही संबंध राम से है। तो सममित का मतलब होता बेटा पहले का रिश्ता जो दूसरे से हो, दूसरे का ठीक वही रिश्ता पहले के साथ हो, तो ये क्या होता है? सममित संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल वही पुराना पहले लिए थे, मान लेते हैं कोई एक सेट ए है, ये दिया है 1 2 3, और इसके लिए एक रिलेशन हमें पता है, हमें रिलेशन पता है 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 1 1। अब हमें ये बताना है कि क्या ये सममित है। देखो 1 है, इसका संबंध 2 से है, ए बी हो गया। 1 2 है तो कहीं ना कहीं 2 1 होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 हो गया। यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 है, ए बी 2 3, 2 का संबंध 3 से है
तो 3 का भी संबंध 2 से होना चाहिए, थ्योरी 2 भी मिल गया। और आगे मिले या ना मिले उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कम से कम देखो बेटा कि इसमें ये दोनों देखो, ये 1 1 नहीं है। अब देखो 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है। तो इसका मतलब ये कैसा संबंध है? सममित संबंध है। क्योंकि सममित संबंध में क्या होना चाहिए बेटा? ए का जो रिलेशन बी से हो वही रिलेशन बी का ए से हो। तो एक रिलेशन गिवन था 1 2, एक में 2 का संबंध है तो 2 में 1 का भी होना चाहिए। 2 3, 2 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 2 से भी होना चाहिए। ये तो हो गया बेटा आपका सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है? फार्मूला ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स ए का जो रिलेशन बी से होगा बी का वही रिलेशन ए से होना चाहिए। थर्ड आपका है इसमें बेटा संक्रमित संबंध। तीसरा होता है संक्रमित संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि इसके लिए फॉर्म होता है, पहले फार्मूला देख लो कि कोई एक क्रमित युग्म है ए बी, ये बिलोंग करता है आर को, और एक क्रमित युग्म है बी सी, ये भी बिलोंग करता है आर को। तो ये ए जो है बिलोंग करेगा, तो ए और सी ये भी बिलोंग करेगा आर को। और ये जो ए बी सी हैं ये बिलोंग करते हैं किसी सेट ए को, मीन्स सेट ए के एलिमेंट है। अब देख बेटा संक्रामक संबंध में क्या होता है कि 3 नंबर हैं ए बी सी। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो अपने आप ए का संबंध सी से हो जाएगा। ये कौन सा होता है? संक्रामक संबंध होता है। संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए बेटा? 3 लोग हैं, पहला दूसरे को जानता है, दूसरा तीसरे को जानता है, तो पहला कहीं ना कहीं तीसरे को जरूर जानेगा, पहचानेगा। अब इसमें बेटा चलो हम एक रिलेशन लिखते हैं। एक रिलेशन है 1 2 2 3 1 3। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लें। अब देखो एक कोई रिलेशन है 1 2 2 3 1 3। अब बताना है कि ये जो रिलेशन है ये संक्रामक है या नहीं। अब इसके लिए देख लो बेटा, ऐसे हम लिख लें 1 2 को चलो मान लिए ए बी है, ये यहाँ बी है तो यहाँ 2 है, ये बी सी है। अब देखो ए बी है रिलेटिव बी से सी का रिलेशन है, तो ए से सी का होना चाहिए। ए मीन्स 1 और सी मीन्स 3। देखो ये ए का सी से रिलेशन मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? संक्रामक हो गया। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए बेटा कि 3 एलिमेंट्स हैं। इसके लिए कंडीशन होती है ए और बी क्रमित युग्म के एक पेयर ए बी का, ए का जो रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन अगर सी से है, तो ए का भी सी से रिलेशन होगा। और ये जो ए बी सी हैं ये बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट ए के एलिमेंट को। तो ये तो बात हो गई बेटा संक्रामक की। उसके बाद है हमारा स्वतुल्य संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। उसके बाद आता बेटा स्वतुल्य संबंध, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। स्वतुल्य संबंध या तुल्यता, स्वतुल्य नहीं तुल्यता संबंध। थर्ड है हमारा, नेक्स्ट है बेटा 4 तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन। अब ये क्या होता बेटा?
तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि कोई भी संबंध स्वतुल्य हो, संक्रामक हो और सम्मित हो, तीनों कंडीशन को फॉलो करता हो। पहला क्या होना चाहिए बेटा? स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है? ए belongs to R. A belongs to R for every R A belongs to set A के लिए। मीन्स खुद का खुद से संबंध हो और प्रत्येक एलिमेंट का, जैसे एग्जांपल हम लोग लिए थे कि दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट मान लो ये भी ए ही है, दो सेट है, इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होगा। इसमें अगर हमें रिलेशन आर दिखाना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 और 3 3, क्योंकि अब देखो ये 1 2 3 था, सबका 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से हो गया, तो ये स्वतुल्य हो गया। सेकंड होना चाहिए सम्मित संबंध होना चाहिए। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध के लिए हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये बी ए बिलोंग्स टू, मीन्स अगर ए बी का वही जो संबंध है वही बी ए का संबंध होना चाहिए। इसमें देखो जैसे हम लोग मान लो एग्जांपल ले 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, या ये कह सकते हैं 2 का 3 से है और 3 का 2 से है। तो ये देखो बेटा 1 का 2 से है ए बी, तो बी ए भी होना चाहिए। 1 2 है 2 1 भी हो गया, 2 3 है 3 2 भी हो गया। ये तो हो गया सम्मित संबंध। थर्ड होता था बेटा संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। मीन्स 3 एलिमेंट हैं और ये जो ए बी सी हैं ये बिलोंग कर रहा है किसी सेट ए को। अब ये संक्रामक के लिए सम्मित हो गई, ये संक्रामक। संक्रामक के लिए कंडीशन होनी चाहिए। अब इसके लिए देखो कोई एक रिलेशन दिखा रहा है, एक मान लो रिलेशन है बेटा 1 2 2 3, मीन्स 1 का 2 से है, 2 का 3 से है और 1 का 3 से है, 1 का 3 से भी है। अब ये देखो कैसा संबंध बन जाएगा? संक्रामक। क्योंकि देखो ए बी, संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है? ए बी बी सी, बी की वैल्यू 2 थी तो ए सी होना चाहिए, ए सी देखो 1 3 हो भी गया, ये संक्रामक हो गया। तो ये तुल्यता संबंध क्या होता है बेटा? कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक तीनों हो तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो तुल्यता या इक्विवेलेंट रिलेशन के अंतर्गत आता है। थैंक यू।